महामंत्री जी, अध्यक्ष मंडल, मिनट्स कमेटी के मेंबर और देश के विभिन्न इलाकों को का प्रतिनिधित्व कर रहे हमारे क्रांतिकारी साथियों को क्रांतिकारी सलाम। मैं जनसंख्या के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य से, उत्तर प्रदेश से, उसकी राजधानी लखनऊ से मैं लखनऊ में उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग में वरिष्ठ सहायक पद पर कार्यरत हूँ। लगभग 20 साल की सेवा पूर्ण कर चुका हूँ। साथियों, कल जो ये वर्कशॉप हुई वो चल रही है, 2 दिवसीय वर्कशॉप 11 दिसंबर 12 दिसंबर की है। उसमें जो कल का विषय था, उस विषय को भी मैं इस अपनी बात में थोड़ा सा सम्मिलित करने की अनुमति चाहता हूँ। एनपीएस के सवाल पे मैं बात रखता हूँ। एनपीएस के सवाल से बात प्रारंभ करता हूँ। देश के अंदर 1 अप्रैल 2004 से जो एनपीएस की पॉलिसी अडॉप्ट की गई, 1 अप्रैल 2005 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने 2005 से एनपीएस को लागू किया। उस वक्त हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार थी और जब हम उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के घटक संगठन है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ एनपीएस के सवालों को जब पुरजोर तरीके से उठा रहा था, ओपीएस वाले एनपीएस के साथियों की लड़ाई लड़ रहे थे, तो एनपीएस के साथी हम लोग कहते थे कि ओपीएस वालों को क्या मिलेगा, एनपीएस वाले ज्यादा लाभ में रहेंगे। जब शने शने एनपीएस के साथी रिटायर हुए, उसके क्रम में जो उनको 35 लाभ हुआ, तब एनपीएस के साथी थोड़ा जागरूक हो रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 16 लाख कर्मचारी है और 12 लाख पेंशनर्स है। उन 16 लाख कर्मचारियों को प्रतिनिधित्व करने के लिए वो 16 लाख कर्मचारी विभिन्न संगठनों बटे हुए हैं। लगभग 20 वर्ष की सेवा मेरी हो गई है। मुझे समझना मुश्किल हो जाता है कि कौन संगठन किनका प्रतिनिधित्व कर रहा है। हर रोज आप उठिए, अखबार उठाइए, एक नए संगठन का प्रेस नोट के माध्यम से आपको सूचना मिलती है। साथियों, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक बड़ा संगठन है, एक क्रांतिकारी संगठन है। जब हम एनपीएस के सवाल पर लड़ रहे थे तो उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत से और संगठन भी एनपीएस की बात कर रहे थे। उनका सिर्फ एक उद्देश्य था एनपीएस का, लेकिन हम उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ एनपीएस के साथ साथ देश के जो एसेट उनके निजीकरण की बात कर रहा था, आउटसोर्स कर्मचारियों की बात कर रहा था। एक अकेला वाहिद संगठन उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ था जिसने इस गंभीरता को बचाने का काम किया, उसे दूरदर्शिता अपनाई। अभी पिछले साल एक लंबे कोरोना अवधि में जब तमाम तरह के आंदोलनों पे बैन था, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ ने इनिशिएटिव लिया। हमने सिर्फ 2 दिवस की कॉल दी कि हम काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। उस काली पट्टी के अनाउंसमेंट में एक दिन का पूरा होने के बाद अगले दिन सरकार ने इस कार्रवाई से घबरा गई कि प्रदेश के अंदर एस्मा लगा दिया। किसी भी प्रकार की आंदोलनिक गतिविधियों पे रोक लगा दी गई। एलआईयू और पुलिस के लोग हमारे नेतृत्वकारी साथियों के घरों पर उन पर दबाव बनाने के लिए, उनको प्रताड़ित करने के लिए, उनका मोरल डाउन करने के लिए प्रयासरत रहे, अपनी कोशिश में असफल रहे। लेकिन उसके बावजूद भी हम उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ अपने काम से, अपने इरादों से नहीं भटका, उससे नहीं हटा। साथियों, अभी जैसे हरियाणा में या कर्नाटक में डबल इंजन की सरकार है, वैसे हमारे उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। जिस तरह से इस पिछली डबल इंजन सरकार में उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा दमन हुआ वो कर्मचारी आंदोलन पे हुआ। आज उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के अतिरिक्त किसी भी संगठन की, किसी और संगठन की हैसियत नहीं है कि वो 4 लोगों के साथ, 10 लोगों के साथ, 100 लोगों के साथ प्रोटेस्ट कर सके। हम अपनी ताकत के अनुसार, अपनी इच्छा शक्ति के आधार पे लखनऊ राजधानी में जो स्टेट की कैपिटल है उसमें हम अपने प्रोटेस्ट करते रहे। हमारे नेताओं के सामने चुनौतियां भी हैं, क्योंकि जो सरकार का दमनकारी रवैया है, जो उसका दमनकारी चेहरा है, वो किसी भी हद तक जा सकती है। अपने साथियों को बचाना भी है और आंदोलन में भी रहना है। इस 2 तरह से हम लोगों को काम करना है। साथियों, अभी कुछ दिन पहले 25 नवंबर को
25 नवंबर 2021 को स्टेट गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि हम कर्मचारी संगठनों से सब विषयों में बात करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन उस चर्चा में, उस बैठक के एजेंडे में एनपीएस नहीं होना चाहिए। हम लोग के यहाँ बहुत से संगठन ऐसे हैं जो काम अभी 21 नवंबर 2021 को एक संगठन ने रैली की, हमारे बहुत से एनपीएस साथी उसमें गए, लेकिन हमने उनको बताने का काम किया कि हम दबाव बना सकते हैं, एक रास्ता बना सकते हैं, लेकिन एनपीएस का जो सवाल है वो गेंद का सवाल है। इसके सवाल पे हमने जो उस संगठन की चुनौतियां भी हैं, क्योंकि जो सरकार का ये दमनकारी रवैया है, जो उसका दमनकारी चेहरा है, वो किसी भी हद तक जा सकती है। अपने साथियों को बचाना भी है और आंदोलन में भी रहना है। इस दो तरह से हम लोग को काम करना है। साथियों, अभी कुछ दिन पहले 25 नवंबर 2021 को स्टेट गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि हम कर्मचारी संगठनों से सब विषयों में बात करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन उस चर्चा में, उस बैठक के एजेंडे में एनपीएस नहीं होना चाहिए। हम लोग के यहाँ बहुत से संगठन ऐसे हैं जो काम अभी 21 नवंबर 2021 को एक संगठन ने रैली की, हमारे बहुत से एनपीएस साथी उसमें गए, लेकिन हमने उनको बताने का काम किया कि हम दबाव बना सकते हैं, एक रास्ता बना सकते हैं, लेकिन एनपीएस का जो सवाल है वो गेंद का सवाल है। इसके सवाल पे हमने उस संगठन के नेताओं से कहा, हमने कहा हम उत्तर प्रदेश कर्मचारी महासंघ आपके साथ कंधा से कंधा ना लड़ेगा, लेकिन आप कॉल करिए कि हम अगर एनपीएस के सवाल को उत्तर प्रदेश सरकार कोई लिखित आश्वासन नहीं देती तो हम हड़ताल पे जाएंगे। लेकिन उन साथियों की हैसियत नहीं, उन संगठनों की हैसियत नहीं हुई कि इस एका को बनाने का जो काम एनपीएस इस कर्मचारी आंदोलन को एका बनाने का काम कर रहा है, उसमें एक साथ आए। सवाल वही है, अभी साथी कह रहे थे कि कर्मचारी आंदोलन में चेहरे की पहचान और चेहरे की राजनीति का सवाल है। इस पहचान की राजनीति करने के लिए बहुत से संगठन, बहुत से लोग, नए लोग काम कर रहे हैं। नए लोग आए, अच्छा है, उनका स्वागत है, उनके अनुभव हमें भी चाहिए, लेकिन सवाल है कि ये लड़ाई, कर्मचारी आंदोलन की लड़ाई अकेली लड़ी जानी संभव नहीं है। हरियाणा हमारे सामने एग्जाम्पल है, एक अच्छा उदाहरण है, एक रोल मॉडल है। जिस तरह से सर्व कर्मचारी महासंघ, मैं फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से मैं उनकी जानकारी मैं लेता रहता हूँ, उस तरह की संगठन, एक सशक्त संगठन, सबको साथ लेके, विभिन्न धाराओं को साथ लेके एक बनाने की काम है, जरूरत है। उसमें उत्तर प्रदेश कर्मचारी महासंघ पहल करता है, लेकिन अफसोस उसी पहचान की राजनीति को जिंदा रखने वाले लोग ऐसी एका के लिए एक मंच में आने से कतराते हैं। वो हमारे नौजवान साथियों को, जो एनपीएस के लोग हैं, जो आउटसोर्सिंग के लोग हैं, उनको भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, उसकी मैं निंदा करता हूँ। साथियों, अभी मैं अपने विभाग का, मैं कोर्ट केस से काम करता हूँ, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट काम करता हूँ, लेकिन मुझे जब उमा देवी का सवाल, उमा देवी बनाम कर्नाटक सरकार का जो वर्डिक्ट है जून 2006 का, जब उसका एग्जाम्पल कोड करना पड़ता है, तो एक अपने मन की गलानी होती है कि हमारी न्यायपालिकाएं किन आधारों पर वर्डिक्ट दे रही हैं। क्या उनको मानवीय संवेदनाएं या संविधान की बातें को नजरअंदाज करके सरकारों को खुश करने का काम न्यायालयों ने कर दिया है? ऐसा मुझे प्रतीत होता है। साथियों, हमारे प्रदेश में शिक्षा विभाग में टीचर्स की भर्ती की प्रक्रियाधीन थी। सरकार ने कहा अगले साल 2022 में उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं, विधानसभा चुनाव है, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। उत्तर प्रदेश और देश की दिशा और दशा बदलने का काम आने वाले विधानसभा चुनाव करेंगे। उस पर उत्तर प्रदेश राष्ट्र कर्मचारी महासंघ की पूरी निगाह है। इसी उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षकों की भर्ती के लिए लॉलीपॉप दिया, 59,000 की भर्तियां निकाली। उसके लिए टेट की परीक्षा का आयोजन किया गया। कतिपय कारणों से उस टेट परीक्षा में पेपर लीक हुआ। उस पेपर लीक होने में शामिल सरकार के बड़े अफसरान, भारतीय जनता पार्टी बिहार में भारतीय जनता पार्टी के विधायक, उनके भाई इसमें लिप्त पाए गए। सोच लीजिए कितना बड़ा नेक्सस है, कितना बड़ा रैकेट है। विधायक जी बिहार प्रदेश के हैं और पर्चा लीक करा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर।
नाम आता है, गिरफ्तारी होती है उसमें। जो शिक्षा नियामक का उपाध्यक्ष है, वाइस चेयरमैन है, उनकी गिरफ्तारी होती है। उससे क्या होता है कि जो भर्ती आने वाली थी, जो भर्ती होने वाली थी, उस भर्ती को रोकने का काम, क्योंकि टेट जब कैंसिल हो गया, अब टेट की परीक्षा सरकार कब कराती है, इसलिए सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है। उसके चलते नौजवानों को जो बीएड थे, जो साथी थे, उनके में एक बहुत निराशा हुई। दूसरी बात पे मैं आता हूँ, हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर एनएचएम में, एम्बुलेंस में सब आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम चल रहा है, जिसकी गंभीरता समझ से परे है। जब एक तरफ हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर जुडिशरी में जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, उनमें जज साहिबान तक आउटसोर्सिंग से, इसको ही समझने की जरूरत है। आप उनसे कैसे अपेक्षा कर सकते हैं, वो किस दिशा में कैसा न्याय देंगे, कैसे काम करेंगे, उनका पेशकार आउटसोर्स से है। किस तरह से वो फाइलिंग करेगा, किस तरह से वादी और प्रतिवादी से प्रभावित होकर नहीं रह सकेगा, इसकी क्या गारंटी है। साथियों, इस तरह के बहुत से एग्जाम्पल है। हमारे यहाँ डबल इंजन की सरकार है, जो अपने रोज कल को माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार है, जो अपने रोज कल को माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश में थे, बलरामपुर में थे, एक सिंचाई परियोजना का उद्घाटन कर रहे थे। केंद्र सरकार की बहुत बताया गया महत्वाकांक्षी योजना है। मैम एक मिनट। साथियों, इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल कर्मचारी आंदोलन के सामने ये है कि हम 89, 90, 91 और 6 दिसंबर 1992 के अंदर जब उत्तर प्रदेश के एक जिले फैजाबाद, जो अब आज की डेट में अयोध्या हो गया है, उसकी जानकारी से कोई बचा नहीं हुआ है। उस चीजों को आगे करके जो हमारे मौलिक सवाल थे, रोटी, शिक्षा, स्वास्थ्य के सवाल थे, उनको पीछे ढकेलने का काम देश को, समाज को बांटने वाली ताकतों ने किया। उसको समझने की जरूरत है। एक बार फिर से वही ताकतें फिर से उठा रही हैं, जब उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय योगी जी का जाना लगभग तय माना जा रहा है। आप कहीं पे किसी खोमचे पे, किसी चाय की दुकान पे, किसी चौराहे चर्चा करेंगे तो आपको आभास हो जाएगा कि योगी जी का जाना तय हो। लेकिन उसी बीच में से उत्तर प्रदेश का एक जिला मथुरा है, श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि है, हम लोग के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है। उस मथुरा का जो कतिपय विवाद है, उसको उठाया जा रहा है। इस चीजों को समझने की जरूरत है। इस कन्वेंशन, इस वर्कशॉप से हम जाएंगे, बाहर जाएंगे, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो अयोध्या का सवाल था, जो 6 दिसंबर 1992 की घटना थी, वो घटना के बाद से जो वर्किंग क्लास पे हमले हुए, वर्किंग क्लास के सवालों को पीछे ढकेलने का काम किया, समाज को बांटने का जो काम किया गया, वो मथुरा दूसरा अयोध्या ना बने। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ, अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के दिशा निर्देशों के क्रम में जो उसके सवालों को नीचे ले जाने का काम करेगी। हम लोग के परिणाम स्वरूप AISGF के वाइस चेयरपर्सन आदरणीय SP सिंह जी, उनके अनुभव से हम छोटे स्तर के पदाधिकारी काम कर रहे हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आप लोग जो तय करेंगे ऊपर से, हम उसको अपनी कोशिशों से उसको ले जाने का काम करेंगे। हम उसके लिए तैयार हैं। पूरी तरह से हमारी इच्छा शक्ति प्रबल है, उसमें कम नहीं है। हम हो सकता है कुछ कमजोर हो सकते हैं, लेकिन हमारे इरादे मजबूत हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं। इन शब्दों से मैं बात करूंगा। इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद सर। संविधान की बातें को नजरअंदाज करके सरकारों को खुश करने का काम न्यायालयों ने कर दिया है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। साथियों, हमारे प्रदेश में शिक्षा विभाग में टीचर्स की भर्ती की प्रक्रियाधीन थी। सरकार ने कहा अगले साल 2022 में उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं, विधानसभा चुनाव है, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। उत्तर प्रदेश और देश की दिशा और दशा बदलने का काम आने वाले विधानसभा चुनाव करेंगे। उस पर उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ की पूरी निगाह है। इसी उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षकों की भर्ती के लिए लॉलीपॉप दिया, 59,000 की भर्तियां निकाली।
उसके लिए टेट की परीक्षा का आयोजन किया गया। कतिपय कारणों से उस टेट परीक्षा में पेपर लीक हुआ। उस पेपर लीक होने में शामिल सरकार के बड़े अफसरान, भारतीय जनता पार्टी बिहार में भारतीय जनता पार्टी के विधायक, उनके भाई इसमें लिप्त पाए गए। सोच लीजिए कितना बड़ा नेक्सस है, कितना बड़ा रैकेट है। विधायक जी बिहार प्रदेश के हैं और पर्चा लीक करा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। नाम आता है, गिरफ्तारी होती है उसमें। जो शिक्षा नियामक का उपाध्यक्ष है, वाइस चेयरमैन है, उनकी गिरफ्तारी होती है। उससे क्या होता है कि जो भर्ती आने वाली थी, जो भर्ती होने वाली थी, उस भर्ती को रोकने का काम, क्योंकि टेट जब कैंसिल हो गया, अब टेट की परीक्षा सरकार कब कराती है, उसके सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं। उसके चलते नौजवानों को जो बीएड थे, जो साथी थे, उनके में एक बहुत निराशा हुई। दूसरी बात में मैं आता हूँ, हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर एनएचएम में, एम्बुलेंस में सब आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम चल रहा है, जिसकी गंभीरता समझ से परे है। जब एक तरफ हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर जुडिशरी में जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, उनमें जज साहिबान तक आउटसोर्सिंग से, इसको ही समझने की जरूरत है। आप उनसे कैसे अपेक्षा कर सकते हैं, वो किस दिशा में कैसा न्याय देंगे, कैसे काम करेंगे। उनका पेशकार आउटसोर्स से है। किस तरह से वो फाइलिंग करेगा, किस तरह से वादी और प्रतिवादी से प्रभावित होके नहीं रह सकेगा, इसकी क्या गारंटी है। साथियों, इस तरह के बहुत से एग्जाम्पल है। हमारे यहाँ डबल इंजन की सरकार है, जो अपने रोज कल को माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश में थे, बलरामपुर में थे, एक सिंचाई परियोजना का उद्घाटन कर रहे थे। केंद्र सरकार की बहुत बताया गया महत्वाकांक्षी योजना है।